हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। फिर से आप लोगों का एक नए लेक्चर में वेलकम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में मैंने चैप्टर नंबर 9 शुरू किया था, जहाँ पे मैंने प्रैक्टिस सेट 37 के क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिए थे। अब इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 38 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चैप्टर का नाम है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रपोर्शन। मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक लेक्चर में समझाया है कि डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या होता है, इनवर्स प्रपोर्शन क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें तो आपको फिर से समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते भी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएगी। चलो, अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्कर्स टेक 12 days टू वीड अ फील्ड। हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर टेक? हाउ मेनी वुड 15 टेक? क्वेश्चन क्या है कि अगर किसी फील्ड को वीड करने के लिए 5 वर्कर्स 12 days लेते हैं, तो अगर 5 वर्कर्स की जगह 6 वर्कर काम करेंगे तो फील्ड जो है वो कितने दिन में वीड्स हो जाएगा। सिमिलरली अगर 6 वर्कर की जगह 15 वर्कर्स हमने काम पे रख दिए तो पूरा का पूरा जो फील्ड है वो कितने दिन में वीड हो जाएगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। वीड का मतलब होता है एक तरीके से रिमूव करना अनवांटेड प्लांट्स को। जो प्लांट हमें नहीं चाहिए होते फील्ड में, उन प्लांट्स को रिमूव करना होता है। और वीड का एक अनदर मतलब भी होता है, मतलब एक अनदर मीनिंग होता है कि वाइल्ड ग्रास। ठीक है, वाइल्ड प्लांट बोल सकते हो, वाइल्ड ग्रास बोल सकते हो, तो ये भी एक मतलब होता है। बट हमारे कॉन्टेक्स्ट में हम क्या समझेंगे कि रिमूविंग अनवांटेड प्लांट, क्योंकि यहाँ पे इसका यही मतलब होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो चलो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे सपोज 6 वर्कर्स will take X days and 15 workers will take Y days to weed a field। हम क्या अज्यूम करेंगे कि सपोज 6 वर्कर्स जो है वो क्या करते हैं, X डेज लेते हैं एंड 15 वर्कर्स Y डेज लेते हैं फील्ड को वीड करने के लिए। अब आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन को, तो जैसे ही यहाँ पे देखो नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे। तो हमें यहाँ पे लिखना होगा एज द नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीजेस द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस, नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे, देयरफॉर इट इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। ये क्या है, इनवर्स प्रपोर्शन है। एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन आप लोग को याद होगा क्या होता है। डायरेक्ट प्रपोर्शन में जब एक क्वांटिटी इंक्रीज होती है तो साइमल्टेनियसली दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज होती है। बट इनवर्स प्रपोर्शन में ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे एक क्वांटिटी इंक्रीज होगी दूसरी वाली डिक्रीज हो जाएगी। तो गिवन एग्जाम्पल किसका है, इनवर्स प्रपोर्शन का है। तो अब आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा माइंड में कि इनवर्स क्या है एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बॉक्स बनाना है। ये बॉक्स हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें दोनों क्वांटिटीज़ के प्रोडक्ट लिखने हैं। मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था ना कि इनवर्स प्रपोर्शन में जो भी दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं वो दो क्वांटिटीज़ का क्या होता है, प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। एंड डायरेक्ट प्रपोर्शन में क्या होता है, दोनों क्वांटिटीज़ का रेशियो कांस्टेंट होता है। ऐसे क्वेश्चन फिलिंग द ब्लैंक्स में भी आते हैं। तो लेक्चर को आप अगर बहुत अच्छे से ध्यान से सुनोगे तो सिर्फ क्वेश्चन से नहीं, फिलिंग द ब्लैंक्स के भी आप आंसर्स अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हो। देखो यहाँ पे मैंने बॉक्स बनाया, बॉक्स में मैंने डेज लिखा है, वर्कर्स लिखे। क्वेश्चन में क्या दिया था, अगर 5 वर्कर्स है, ठीक है, स्टार्टिंग में देखो आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो। यहाँ पे अगर 5 वर्कर्स है तो कितने दिन में वीड होगा फील्ड, 12 डेज में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 12। सिमिलरली अगर 6 वर्कर्स है तो हमने अज्यूम किया कि X डेज लगेंगे, 15 वर्कर्स है तो हमने अज्यूम किया कि Y डेज लगेंगे। तो इस तरीके से टेबल कंप्लीट हो गया ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको प्रोडक्ट लिखना है। लेकिन आप ध्यान में रखना कि प्रोडक्ट मतलब हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। ठीक है, तो ध्यान में इस बात को रखना कि दो सेम चीज़ों का प्रोडक्ट आपको नहीं लिखना है। आपको डेज एंड डेज को प्रोडक्ट में नहीं लिखना, आपको डेज एंड वर्कर को प्रोडक्ट में लिखना है। जैसे आप ध्यान से देखो, 12 मल्टीप्लाई बाय मैंने 5 लिखा है, 12 को मल्टीप्लाई नहीं किया है,
दोनों अलग होना चाहिए। देन उसके बाद जो दूसरा लिखा है x मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे लिख दोगे। इसको सॉल्व करो, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड हो जाएगा 6 से, x इज इक्वल टू क्या आ गया 12 मल्टीप्लाई बाय 5 अपॉन 6, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 1 जा 6, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10। अब इसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखो 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई बाय 15। अब इसको सॉल्व करेंगे तो y देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 5 डिवाइड बाय 15, देन 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या आ गया 4 आ गया। तो इट मीन्स 6 वर्कर्स को कितने दिन लगे, 6 वर्कर को लगे 10 डेज एंड 15 वर्कर्स को लगे 4 डेज। तो आप टेबल के अंदर वैल्यूज को रख के भी समझ सकते हो कि जब वर्कर 5 थे तो दिन ज़्यादा लग गए, 12 डेज लग गए, जब वर्कर 6 हुए तो 10 डेज लग गए, जब वर्कर 15 हुए तो 4 डेज लगे फील्ड को वीड करने में। तो जैसे जैसे हम वर्कर्स को इंक्रीज करते गए डेज डिक्रीज होते गए, तो ये क्या है इनवर्स प्रपोर्शन है। तो हम यहाँ लिखेंगे हेंस 6 वर्कर्स विल टेक 10 days and 15 workers will take 4 days to weed a field. Now see here, देखो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर लिख दिया है ये, ठीक है। अब इसके बाद मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है मोहन राव took 10 days to finish a book, reading 40 pages every day. How many pages must he read in a day to finish it in 8 days? मोहन राव ने क्या किए 10 दिन लिए 40 पेजेस की एक बुक को पूरा रीडिंग करने में, ठीक है। अगर उसे उसी सेम बुक को 8 डेज में फिनिश करना है तो उसे कितने पेजेस एवरीडे रीड करने चाहिए, यह है क्वेश्चन का मतलब। तो हम क्या अज्यूम करेंगे कि ही मस्ट रीड x नंबर ऑफ पेजेस एवरी डे टू फिनिश अ बुक, ठीक है। एक बुक को फिनिश करने के लिए मोहन राव को क्या करना होगा x नंबर ऑफ पेजेस को एवरीडे रीड करना होगा, हम ऐसा अज्यूम करेंगे। देखो हम यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, सपोज मोहन राव विल हैव टू रीड x नंबर ऑफ पेजेस टू फिनिश द बुक, x नंबर ऑफ पेजेस उसे रीड करने होंगे। अब यहाँ पे जैसे जैसे नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज होंगे नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एज द नंबर ऑफ पेजेस increases the number of days decreases। अब इसके बाद आपको समझ में आ गया कि ये क्या है इनवर्स प्रपोर्शन है, तो आप यहाँ लिख दो इट इज एन इनवर्स प्रपोर्शन। इनवर्स, एक मिनट, इनवर्स प्रपोर्शन। अब इसके बाद हम बनाएंगे यहाँ पे बॉक्स। बॉक्स में हम क्या कंपेयर कर रहे हैं नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ डेज एंड नंबर ऑफ पेजेस, ठीक है। मोहन राव ने क्या किया, देखो क्वेश्चन में मोहन राव ने 10 दिन लिए हैं एंड 10 दिन में देखो यहाँ पे नंबर ऑफ डेज 10 है एंड ईच एंड एवरी डे उसने क्या किए 40 पेजेस रीड किए। सेम बुक अगर 8 डेज में फिनिश करनी है तो कितने पेजेस रीड करने होंगे पर डे, तो हमने यहाँ पे x लिख दिया। अब इसके बाद प्रोडक्ट क्या होता है कांस्टेंट होता है, हम लिखेंगे 8 मल्टीप्लाई बाय x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाय 40। अब यहाँ पे ध्यान से देखो ये 8 क्या है, ये है नंबर ऑफ डेज, ये भी है नंबर ऑफ डेज, x क्या है नंबर ऑफ पेजेस, 40 क्या है नंबर ऑफ पेजेस। तो दोनों जगह यहाँ पे क्या है अलग अलग क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करना है, मतलब जो भी दो क्वांटिटी आप कंपेयर करोगे उससे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। सेम क्वांटिटीज को मत रखना वरना आंसर गलत आएगा। ये 10 है ये 40, चलो देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 40 डिवाइड बाय 8, देयरफॉर x इज इक्वल टू, अब हम इसे कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर देते हैं, 4 1 4 और 0 एज इट इज, 4 2 8, देन 2 1 2, 2 5 10, 10 मल्टीप्लाई बाय 5 क्या हो जाएगा 50, देयरफॉर x इज इक्वल टू आंसर आ जाएगा 50। इट मीन्स मोहन राव को पर डे 50 पेजेस रीड करने होंगे अगर 8 डेज में बुक को फिनिश करना है तो बच्चों देखो यहाँ पे मैंने फाइनल आंसर यहाँ पे लिख दिया है। हिंस मोहन राव विल हैव टू
read 50 pages per day in order to finish the book. Now see the third question. Third question है Mary cycles at 6 km per hour. How long will she take to reach her aunt house which is 12 km away? If she cycles at a speed of 4 km per hour, how long would she take? देखो क्वेश्चन का मतलब है कि मैरी एक गर्ल है, वो साइकिलिंग करती है, तो उसके साइकिल की स्पीड है 6 किलोमीटर पर हार. अगर मैरी को अपने आंटी के घर पर पहुंचना है, आंटी का घर कितने किलोमीटर के डिस्टेंस पे है? 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है. तो अगर मैरी को अपने आंटी के घर पहुंचना है तो उसे कितना टाइम लगेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है. और नेक्स्ट एक और क्वेश्चन यहाँ पे ऐड किया है, अगर मैरी के साइकिल की स्पीड 4 किलोमीटर पर हार हो जाए तब उसे अपने आंटी के घर पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, यह हमें फाइंड आउट करना है. तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, पहले तो हम लिखेंगे इन्वर्स प्रोपोर्शन है. हम अभी जितने हमने क्वेश्चन सॉल्व किए उस तरीके से हम नहीं करेंगे, वरना इसका आंसर जो है बच्चों बहुत लेंदी हो जाएगा. ठीक है, हमें फॉर्मूला पता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो ये वाला फॉर्मूला हम यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे. अब आप लोग को पता है कि स्पीड एंड टाइम का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स रिलेशन होता है. जैसे व्हीकल की स्पीड बढ़ जाती है तो व्हीकल को कम टाइम लगता है डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए, एंड सिमिलरली अगर व्हीकल की स्पीड कम हो गई तो उसको ज़्यादा टाइम लग जाता है डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए. तो दोनों का क्या होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है. तो इतना अगर आपको पता है तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है. बार बार मैं आपको क्यों समझाती हूँ कि क्वेश्चन इन्वर्स प्रोपोर्शन का है, ऑलरेडी आपको पता है कि सारे प्रैक्टिस सेट 37 के जितने क्वेश्चन है वो सब इन्वर्स प्रोपोर्शन के. फिर भी आपको ध्यान देना चाहिए क्योंकि एग्जाम में तो ऐसा नहीं होता ना कि लिख कर आता है क्वेश्चन ये वाले प्रैक्टिस सेट से या गिवन क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट से, ऐसा कुछ लिख कर नहीं आता. तो आप ही को क्वेश्चन पढ़ना है और आपको समझना है. तो इसलिए मैं बार बार आपको समझाती हूँ कि क्वेश्चन जो है वो पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो गिवन क्वेश्चन क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन का है. अब यहाँ पे हम लिखेंगे एज. सॉल्यूशन में मैंने आपसे कहा ना, हम पहले के जैसे एक्स और वाई अज्यूम नहीं करेंगे वरना लेंदी हो जाएगा. हम क्या लिखने वाले यहाँ पे कि जैसे स्पीड इंक्रीज होती है वैसे ही टाइम क्या लगता है, कम लगता है. ये एक लाइन हम यहाँ लिखेंगे. फिर उसके बाद हम लिख देंगे कि ये क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शन है. तो बच्चों हम सॉल्यूशन में लिखेंगे यहाँ पे as the speed of cycle increases, it will take less time to reach aunt's house. ठीक है, अगर साइकिल की स्पीड इंक्रीज हो जाएगी तो टाइम कम लगेगा घर पर पहुंचने के लिए. इसके बाद हम लिखेंगे देयरफॉर इट इज एन इनवर्स प्रोपोर्शन. ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन है. नाउ इसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है वी नो दैट. हमें ये चीज़ पता है कि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो. टाइम को आप क्या करोगे, स्पीड की जगह पे लिख दोगे एंड स्पीड यहाँ पे आ जाएगा. तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा ना. ये हो गया फॉर्मूला चेंज. अब यहाँ पे आप फाइंड आउट करोगे. देखो टाइम हमें फाइंड आउट करना है तो लिखना देयरफॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या था, क्वेश्चन को देखो, वापस जाके देखो क्वेश्चन को. डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, 12 किलोमीटर है एंड स्पीड कितनी है, 6 किलोमीटर है. तो यहाँ पे लिखो 12, स्पीड है 6. ठीक है, विच इज इक्वल टू 6 1 जा 6, 6 2 जा 12. तो 2 यहाँ पे आ गया आंसर. और यहाँ डॉट डॉट करके क्या लिखोगे, इफ द स्पीड. ठीक है, स्पीड क्या होगी जब 6 किलोमीटर पर हार होगी. तो इफ स्पीड इज 6 किलोमीटर पर हार, अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर हार है तो टाइम क्या आ जाएगा, 2 आवर्स आ जाएगा. ठीक है, 2 आवर्स आ जाएगा यहाँ पे. सिमिलरली आप यहाँ पे फिर से लिखोगे टाइम इज इक्वल टू, देयरफॉर का साइन लगा सकते हो आप. अब यहाँ पे अगेन टाइम इज इक्वल टू, हमने फॉर्मूला क्या बनाया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस फिर से क्या है, 12 ही है एंड स्पीड क्या हो गई, चेंज हो गई, 4 हो गई. हम यहाँ पे लिखेंगे इफ
speed is 4 किलोमीटर पर हार, therefore 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 आवर्स आ गए यहाँ पे आंसर। इट मीन्स मैरी को 6 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 2 घंटे लगेंगे आंटी के घर पहुंचने में, एंड 4 किलोमीटर पर हार की स्पीड से 3 आवर्स लगेंगे। तो बच्चों यहाँ पे देखो फाइनल आंसर यहाँ पे मैंने लिख दिया है, यहाँ आपको दिख रहा होगा। मैरी टेक्स 2 hours to reach aunt house at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर and 3 hours if she cycles at a speed of 4 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे बच्चों थर्ड वाला क्वेश्चन भी फिनिश हो गया। होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ जो फोर्थ वाला क्वेश्चन है ये होगा आप लोगों के लिए होमवर्क, आप इसको सॉल्व करना एंड मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसे भी ऐड करके आपको समझा दूंगी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।